दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बिल्कुल ही नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और जैसा कि मैं अपने पिछले कई प्रोग्रामों में ये कहते आया हूँ कि मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगा। जो टॉपिक है आजकल सभी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं और उनके माता-पिता हैं कि आखिर 12वीं के बाद क्या? दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही बड़ा महत्व रखता है और उन सब बच्चों के लिए और माँ-बाप के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न वाला होता है जब ये स्टेज उनकी आती है। यानी वो 12वीं में होते हैं या 10वीं से ही ये चिंता होने लगती है कि 12वीं के बाद हमारा बच्चा क्या करेगा? या जो बच्चा होता है वो कहता है कि मुझे 12वीं के बाद क्या करना होगा? तो दोस्तों इसमें क्या है कि पहले के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो सूचना का या नॉलेज का काफ़ी अभाव होता था और एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को भी देखने के लिए कई बुक्स लेनी पड़ती थी और कोई एग्जैक्ट सोर्स नहीं होता था। और इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, अगर कोई हमारे को इंग्लिश का स्पेलिंग भी देखना है तो अपने को एक डिक्शनरी देखना मांगता था। इतना मोटा-मोटा डिक्शनरी होता था या भार्गवा का या इसका ऑक्सफोर्ड का। तो आज आप देखिए आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ है। तो एक तो ये बहुत अच्छा सुधार हुआ है और हमारे वक्त में अगर हम रूरल एरिया में, क्योंकि हम उसमें रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, तो वहाँ और भी ज़्यादा समस्या होती थी कि 12वीं के बाद हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है, ये नंबर एक पता नहीं था। नंबर दूसरा कि इसको कैसे चूज़ करना है, और माँ-बाप तो बेचारे उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं था, क्योंकि वो मैक्सिमम जो हमारे गाँव देहात के लोग, आप जानते हैं कि मैक्सिमम परिवार जो है खेती पे और अपने कृषि कार्यों पर निर्भर थे। तो उनका अपने बच्चों के प्रति ज़रा भी कोई मतलब नहीं होता था कि हमारे बच्चे 12वीं के बाद क्या करेंगे, सब कुछ राम भरोसे चलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बच्चों के साथ-साथ उनके माँ-बाप भी काफ़ी, उनके पास नॉलेज होती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है और वो काफ़ी अपने बच्चों के प्रति कंसर्न्ड होते हैं कि हमारे बच्चे को 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पर मैं सारी बातें आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में करता रहूँगा इस संबंध में बात। लेकिन बीच में मैं भूल न जाऊँ, सबसे पहले मैं सारे माँ-बापों से ये विनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सबसे पहले ये चॉइस आप अपने बच्चे को दें। आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये अपने बच्चे पे थोपने के बजाय अपने बच्चे से ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहिए या उसके टैलेंट को देखना है और कि वो किस क्षेत्र में ठीक है। और आप याद रहिए, एक बिल्कुल विश्वास करिए कि आपका एक फैसला, सही फैसला उसको ज़िंदगी की बुलंदियों तक ले जाएगा। और वहीं अगर आपने एक गलत फैसला कर लिया तो हो सकता है कि उसका करियर पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, किसी का बच्चा जो है कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और उसको एज ए कुक बनना है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो देहात के माँ बाप हैं, जो पुराने लोग हैं, वो समझते हैं कि जो कुकिंग का जॉब है वो तो काफ़ी निम्न स्तर का है, तो हम अपने बच्चे को कुकिंग में नहीं जाने देंगे। अब देखिए, और माँ-बाप कहते हैं कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जैसे ये आजकल हम अक्सर देखते हैं, ज़्यादातर माँ-बाप अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं। अब देखिए, अगर बच्चे का इंटरेस्ट कुकिंग में है, जो कि सबसे पहले हम ये जान लें कि कोई भी फ़ील्ड, कोई भी क्षेत्र अपने आप में कम नहीं है। सारे क्षेत्र बिल्कुल बराबर के इम्पोर्टेंस के हैं। अगर कोई भी नौजवान किसी भी क्षेत्र में मेहनत करके
उसके चरम पर पहुंचता है तो वो क्षेत्र अपने आप में कभी भी कम नहीं हो सकता है, चाहे वो कुकिंग हो, इंजीनियरिंग हो, आपके डॉक्टर्स हैं या कोई भी और फील्ड हो। तो अब यहाँ पर देखिए कितना विरोधाभास है हमारे में। बच्चा का इंटरेस्ट है कुकिंग करने में, वो कुकिंग के क्षेत्र में कुछ भी बनना चाहता है, और माँ बाप कहते हैं कि वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो देखिए उसका इंटरेस्ट के बिल्कुल माँ बाप अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा हम समझ सकते हैं कि न तो वो बच्चा कुकिंग के क्षेत्र में कहीं जा पाएगा, और न ही अपना वो कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही बन पाएगा। तो इसलिए मेरा सारे सम्मानीय माँ बापों से यही मेरा विनती है कि वो अपने बच्चे का मन की बात जानने की ज़रूर कोशिश करें, अपने भविष्य का, उनके करियर को चुनने से पहले। अब दोस्तों, अब मैं युवाओं से मुखातिब होता हूँ। युवाओं को अपने 12वीं के बाद क्या करने का क्या करना है, इसको जानने के लिए सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा कि कर्म करना है। कर्म करने से मेरा मतलब ये है कि अभी जो प्रेजेंट है हमारा, क्योंकि कर्म भी दो प्रकार का है। एक हमारा जिसको हम संचित कर्म कहते हैं, जिसका जो संचित कर्मों से जो हमारा भाग्य बन रहा है वो तो फिक्स है, लेकिन हमारे जो हाथ में भी है, जो अभी हम कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। अभी हम क्या कर सकते हैं वो हमारे को ज़्यादा ध्यान में रखना है, और अभी के कर्म को हमारे को सोच समझ के करना है, क्योंकि हर एक पॉजिटिव कर्म का रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म का रिजल्ट नेगेटिव आना तय है। कर्मों के रिजल्ट के बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है कि कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता है, उसका बिल ज़रूर आता है। वो मैंने एक छोटी सी स्टोरी शेयर करके आप लोगों को बताया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख करके उस स्टोरी को दोबारा सुन सकते हैं। तो वापस आते हैं इस पर दोस्तों। तो बच्चों के लिए मैं कर रहा था, कर्म की बात कर रहा था। इसको मैं अगेन आपको एक और कनेक्टेड स्टोरी से समझाना चाहूँगा। तो चलिए एक और इसकी स्टोरी सुनते हैं, बहुत जो आपको मोटिवेट करेगी और आपको इस बात को डिसाइड करने में सहायता करेगी कि आपको कैसे सोचना है और कैसे आगे इनिशिएट करना है कि 12वीं के बाद क्या। तो होता क्या है एक लकड़हारा होता है, जो जंगल में लकड़ी काट के अपना पालन पोषण करता है। तो वो डेली जंगल से लकड़ियाँ लाता है और उनको बेच के अपने बच्चों का भरण पोषण करता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो जंगल में लकड़ी लेने गया होता है, और जैसे ही लकड़ी लेने के लिए वो लकड़ी काटना अभी स्टार्ट करने वाला ही होता है कि उसको एक खरगोश दिख जाता है। वो खरगोश क्या है कि उस खरगोश के चारों पाँव नहीं है, वो बिगर पाँव का खरगोश है। तो जो लकड़हारा होता है उसको बड़ी दया आती है, वो करे यार ये खरगोश बेचारा तो इसको कैसे ये खाना खाता होगा, कैसे अपना पेट भरता होगा। और लेकिन उसको इस पर आश्चर्य भी होता है कि वो खरगोश बिल्कुल स्वस्थ है, उसके उसमें सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जरा भी नहीं लगता है कि इसके चारों पाँव नहीं होंगे। तो वो ऊपर जो हमारे भगवान है, परमेश्वर हैं, उनको शुक्र करता है कि कम से कम भगवान जो है सभी की रक्षा करते हैं और सभी को खाना देते हैं। तो ये लकड़हारा सोच ही रहा होता है कि जंगल में भगदड़ मचने लग जाती है। अचानक जोर जोर से भगदड़ मचने लग जाती है और सारे जितने भी जानवर हैं इधर से उधर, उधर से उधर भागने लग जाते हैं। तो जो लकड़हारा था वो भी तुरंत समझने में देर नहीं लगाता कि कुछ तो कुछ जरूर जंगल में प्रॉब्लम हो गया है। तो वो भी पास के एक पेड़ में फटाफट पेड़ में चढ़ जाता है ऊपर तक। तो जैसे ही ऊपर तक चढ़ता है और वहां से देखता है कि अब सारे जो जानवर इधर उधर भाग रहे हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या। तो जब देखता है कि दूर से जो है शेर आ रहा होता है, और भयानक शेर, और अपने जबड़े में एक मरे हुए हिरन को लेकर के आ रहा होता है।
तो लकड़हारा एकदम अपने बिल्कुल चुपचाप से वहाँ से उसको देखता है कि अब शेर अभी यहाँ से गुजर जाएगा तो अभी फिर मैं नीचे उतरूँगा। लेकिन इस बीच में उसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि अब तो इस खरगोश का क्या होगा? अब उसको वो बहुत चिंता में पड़ जाता है और बहुत टेंशन में आ जाता है कि इस खरगोश का क्या होगा? ये खरगोश को आज तो ये खरगोश अब गया, क्योंकि खरगोश पे पाँव तो है नहीं और खरगोश कहीं भाग-वाग सकता नहीं है। तो उन्होंने जेंटलमैन ने बोला कि अब लकड़हारे ने बोला आज ये खरगोश गया। तो जैसे शेर उधर आया तो लकड़हारे का जो है आश्चर्य से कोई ठिकाना नहीं रहा कि जैसे शेर वहाँ आया और शेर ने उस खरगोश को ज़रा भी, खाना तो दूर है उसको मारना भी दूर की बात है। उसके ऊपर शेर ने वो जो हिरन को ला रहा था मार के, उस हिरन में से अपना कुछ मांस के टुकड़े उस खरगोश को भी खाने के लिए दिया। लकड़हारे का कोई आश्चर्य का ठिकाना नहीं और वो उसको कुछ खाना दे करके और खरगोश भी उसको बड़े प्यार से खाने लग गया। और उसके बाद शेर जो है अपने गंतव्य को चले गए और जंगल में फिर शांति हो गई। सारे जानवर अपने अपने जगह पे चले गए। तो लकड़हारा भी नीचे उतरा और फटाफट अपनी लकड़ियाँ, जो भी लकड़ियाँ उससे काटी थी उनको लेकर के अपने घर आ गया। तो दोस्तों क्या होता है, इसी तरह से दोबारा दूसरे दिन भी लकड़हारा जाता है और फिर वही सेम सीन देखता है, उसी खरगोश को देखता है। फिर वो पेड़ पे चढ़ जाता है, फिर शेर आता है एक कोई जानवर का शिकार करके और उस खरगोश को देता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं तो 2-3 दिन लगातार जो लकड़हारा है यही वाला सीन देखता है। तो अब लकड़हारे को जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो 2-3 दिन के बाद वो ये कंक्लूड कर लेता है कि देखिए सबका ऊपर वाला होता है और चाहे किसी पे पाँव हो या नहीं हो, या चाहे कोई कुछ कार्य करे या ना करे, भगवान उसको खाना तो ज़रूर देता है। ये बात सोच करके लकड़हारा घर आता है और जो भी लकड़ियाँ काट के लाया था वो अपने परिवार को सौंपता है और अपना एक झोली लेकर के, कुछ ज़रूरत का सामान लेकर के निकल पड़ता है और जंगल में एक सुनसान जगह पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो ये सोच लेता है कि अब आज से मैं कुछ नहीं करूँगा। और जो भी जब एक खरगोश को ऊपर के जो हमारे परमेश्वर हैं, हमारे दीनदयाल हैं, वो जब उनको खिलाते हैं तो मेरे को भी वो खिलाएँगे। मेरे लिए वो भोजन लाने का इंतज़ाम करेंगे, इसलिए मेरे को इतना मेहनत या इतना ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो जो है वो एक पेड़ के नीचे अपना दरी-वरी बिछा के आराम से बैठ जाते हैं और जो भी भगवान का स्मरण वगैरह-वगैरह जो भी करने लग जाते हैं। तो एक दिन गुज़रता है, कोई नहीं आता है, तो वो थोड़ा भूख लगती है। दूसरे दिन गुज़रता है, कोई नहीं आता है। तो ऐसे ही दोस्तों उनको कई दिन हो जाते हैं, वो अभी तक तो भूख अपनी सहन कर ही रहे होते हैं, लेकिन अब इतने दिन हो गए कि अब उनको प्यास भी से भी वो बिल्कुल उनका हालत ख़राब हो गया है और उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हो गया, बिल्कुल कमज़ोर हो गए वो। तो क्या होता है कि उधर से एक महात्मा आते हैं। तो महात्मा जो है कुछ पहुँचे हुए लगते हैं, तो महात्मा समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ माजरा है। तो महात्मा पूछते हैं, भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं और आप इतने दुर्बल क्यों हुए हैं? तो जो लकड़हारा होता है वो बड़े शिकायत के भाव से उन महात्माओं को कहता है कि देखिए महात्मा, वो पूरी अपनी बताता है जंगल की जो उन्होंने देखा था और महात्मा जी को बोलता है कि महात्मा जी देखिए, ये भगवान का बहुत बड़ा स्वार्थी भाव है कि वहाँ तो वो एक जिसके चारों पाँव नहीं है उस खरगोश को खाना खिलाते हैं और एक मैं यहाँ पर हूँ, इतने दिन से मैं उनके स्मरण कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, उनकी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उन्होंने आज तक कोई देना, मेरे लिए कोई खाना पीना वगैरह वगैरह का भी इंतजाम नहीं किया। ठीक है दोस्तों? तो क्या होता है, महात्मा को समझने में देर नहीं लगती है। तो महात्मा ने बोला, भाई तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बोला, काम जब भगवान सबको देने वाला है तो हम काम क्यों करें? वहाँ के खरगोश को क्यों दे रहे हैं भगवान, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हैं?
तो ये जब कहानी महात्मा जी ने सुनी, तो महात्मा जी को समझने में ज़रा-सा भी टाइम नहीं लगा। तो उन्होंने बड़े प्यार से उस लकड़हारे को बोला कि भई एक बात सुनो, आपने जब आप वहाँ गए थे, वहाँ पे कितने कैरेक्टर थे? तो वहाँ पर बाकी मरे हुए की बात नहीं करते, जिंदों के जो मेन लोग थे, वो 3 कैरेक्टर थे। एक खरगोश था और एक शेर था और एक खुद लकड़हारा था। तो लकड़हारे को पूछा कि भाई आप ने यहाँ पर खरगोश का ही कैरेक्टर क्यों ले लिया? आप ज़रा बताइए। आपने खरगोश का ही कैरेक्टर क्यों लिया, जो कि आप वहाँ से अपना दरी-वरी उठा के और यहाँ आ गए? इसमें एक कैरेक्टर शेर भी तो था, जो बिल्कुल असहाय और चारों पाँव से विहीन खरगोश को ला करके खाना खिला रहा था। आप शेर के कैरेक्टर में आने की बात आपने क्यों नहीं सोचा? आप खरगोश ही क्यों बनना चाहते हैं? आप खरगोश जैसा ही एक्शन क्यों करना चाहते हैं? शेर जैसा क्यों नहीं? तो लकड़हारे की आँखें खुल जाती हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, मैं आपको ये कहानी यहीं तक सुनाऊँगा, क्योंकि इतना ही कहानी आपके लिए बहुत है। सारे मेरे युवा साथी और सारे उनके जो माँ-बाप से मेरा यही गुज़ारिश है कि इसको हम बोलते हैं पोज़ीशनिंग करना, कि हम कैसे पोज़ीशनिंग करते हैं। चाहे हम अपनी कहें या किसी प्रोडक्ट की कहें, मार्केट में हमारे को उसको सेल करना है, तो उसकी पोज़ीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम उसको कैसी जगह पे पोज़ीशन करते हैं, अगर हमने राइट टाइम पर राइट जगह उसको पोज़ीशन किया है, तो उसका रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट ही होगा। और अगर हमने गलत टाइम पे गलत पोज़ीशनिंग किया है, जैसे कि आप लकड़हारे की कहानी में आपने देख लिया है, तो रिज़ल्ट बिल्कुल उसके अपोज़िट होगा। तो ये मेरी सारे युवाओं से निवेदन है और मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इसी तरह है, जैसे अभी अब मैंने ये स्टोरी सुनाई है, उसमें अपनी पोज़ीशनिंग जानबूझ के करें। कहीं गलत खरगोश को देख कर के, क्योंकि इस रियल वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे खरगोश हैं, जिनको देख कर के वो अपनी पोज़ीशनिंग करने का कोशिश ना करें, उससे उनका आगे आने वाले का करियर तबाह हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं अगले एपिसोड में अभी इन पर बिल्कुल बात करता रहूँगा। काफ़ी डिटेल में बात करूँगा कि 12वीं के बाद अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होना माँगता है, हमारे इसमें माँ-बाप का कितना कंट्रीब्यूशन होना माँगता है, हमारे समाज का क्या कंट्रीब्यूशन होना माँगता है, हमारे टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होना माँगता है। मैं इस पर सब पे बात करूँगा। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? आगे के लिए अगर आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और स्टोरी अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगले एपिसोड में इसी टॉपिक के साथ ज़रूर आपके समक्ष रूबरू होऊँगा और तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।